बचपन में डेक्स दीवार पर चढ़ते चढ़ते एक लोहे के खंभे पर गिर जाता है, जिसके कारण उसे बहुत चोट लगती है और उसका बहुत खून भी बहता है। लेकिन हॉस्पिटल में डेक्स के ब्लड से मैच करता ब्लड नहीं था। कुछ दिन बाद हैरी उसे हॉस्पिटल में मिलने आता है। डेक्स अब पहले से ठीक था। हैरी उससे पूछता है, क्या कर रहे हो? डेक्स जवाब देता है, थैंक यू कार्ड बना रहा हूँ। हैरी, किसके लिए? डेक्स बताता है, उसके लिए जिसने मुझे खून दान दिया और मेरी जान बचाई। हैरी, लेकिन वो अब कभी नहीं आएगा। डेक्स ये सुनकर उदास हो जाता है और अपना कार्ड फेंक देता है। हैरी उसे उदास देखकर कार्ड उठाता है और कहता है, मैं उसे हर हाल में ढूंढूंगा। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि डेक्स जॉर्जी और वैलेरी के खून में खुद को फंसता देख सारे सबूत पानी में फेंक रहा था कि तभी उसे वैलेरी के ब्लड सैंपल पर स्माइली बनी दिखती है। डेक्स उसे देखकर सोचता है, लगता है मेरा दोस्त मेरी मदद करना चाहता है। थैंक यू मेरे फेवरेट सीरियल किलर मेरी मदद करने के लिए। अब डेक्स्टर वैलेरी का ब्लड सैंपल लेकर जॉर्जी के चाकू पर लगा देता है। ये चाकू डेक्स जॉर्जी की बूट से लेकर आया था, जिस पर जॉर्जी के ही फिंगरप्रिंट्स थे। अगले दिन पुलिस डिपार्टमेंट में डेक्स वैलेरी का ब्लड एक कपड़े पर लगा देता है। पुलिस डिपार्टमेंट में जेम्स और डेब दोनों बैठे बातें कर रहे थे। डेक्स उनके पास आकर कहता है, मुझे कुछ मिला। वो दोनों डेक्स के कैबिन में जाते हैं, जहाँ डेक्स उन्हें बताता है कि ये कपड़ा मुझे जॉर्जी और वैलेरी के बेडरूम से मिला था और इस पर वैलेरी का खून लगा है। डेब को उसकी बात थोड़ी सी अजीब लगती है, जिस पर डेक्स कहता है, मैं क्राइम सीन से कभी कभी कपड़े भी ले आता हूँ जो लाश के आसपास होते हैं, ताकि हम कातिल को जल्दी पकड़ सकें। डेब अभी भी उसकी बात पर सहमत नहीं थी, जिस पर डेक्स उन्हें वैलेरी के क्राइम सीन की वीडियो दिखाता है। वो कहता है, लाश की गर्दन पर जो कट है वो बहुत गहरे हैं, जिसका मतलब कातिल जल्दी से अपना काम करके भाग जाना चाहता था, जबकि ट्रक किलर हमेशा ठंडे दिमाग से काम करता है। फिर डेक्स पूछता है, क्या तुम लोगों ने उसके पति जॉर्जी का पता किया? डेव कहती है कि वो लड़के को फोटो दिखाई थी, पर वो लड़का कहता है कि भला मानव कोई और है। डेक्स कहता है, हमें लड़के की हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। हम बड़े भी कभी कभी लोगों को पहचानने में गलती कर जाते हैं, जबकि वो तो सिर्फ एक बच्चा है। जेम्स, तुम्हें लगता है जॉर्जी ने ही उसे मारा है? डेक्स, वो गहरे पानी का फिशरमैन है जिसे चाकू चलाना अच्छी तरह से आता है। हमें एक बार फिर से यार्ड की तलाशी लेनी चाहिए। इसके बाद डेब और जेम्स उसकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं, जो वैलेरी के कत्ल की छानबीन कर रहे थे। पुलिस फिर जॉर्जी के यार्ड हाउस की छानबीन करती है और उन्हें जॉर्जी का वही चाकू मिलता है जिस पर डेक्स ने वैलेरी का खून लगाया था। अब पुलिस का शक जॉर्जी पर जाता है, लेकिन जॉर्जी को तो डेक्स ने पहले ही गायब कर दिया था। इधर डेक्स ने अपना ब्लड कलेक्शन फिर से संभाल कर रख लिया था। पुलिस डिपार्टमेंट में क्यूबन लड़के को लेने उसका अंकल आता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है, जिससे मारिया उदास हो जाती है, लेकिन उसका बनवाया स्केच तैयार था जो बटिस्टा के पास था। इधर जॉर्जी के यार्ड हाउस में डेक्स उस चाकू से ब्लड लेता है जिसे उसी ने प्लांट किया था। डेब और बटिस्टा स्केच देख रहे थे। वो डेक्स को अपने पास बुलाते हैं और डेक्स स्केच देखने आ जाता है, लेकिन स्केच जीसस का था, जिसे देखकर डेक्स हंसता है। हम सभी जानते हैं कि क्यूबन लड़के की नजरों के सामने डेक्स ने वैलेरी को इंजेक्शन दिया था, जिससे वो लड़का डर जाता है और उसके दिमाग में डेक्स की तस्वीर छप जाती है। लेकिन मारिया उसे बहुत प्यार करती है और उसका डर खत्म कर देती है। नतीजा ये निकलता है कि बच्चे के दिमाग से बुरे लोग निकल जाते हैं और अच्छे लोग आ जाते हैं। इसके बाद डेक्स हमें एस्टर की बर्थडे पार्टी में दिखता है, जो वहां खड़ा सोच रहा था, परफेक्ट मर्डर कुछ नहीं होता। छानबीन करने वाला जब किसी पर यकीन करने लगता है, तभी कातिल हाथ से निकल जाता है। थैंक यू डेब, थैंक यू जेम्स, मुझ पर यकीन करने के लिए। अब हमें हॉस्पिटल में टोनी दिखता है। टोनी का नया हाथ डॉक्टर रोडी ने फिक्स किया था। इसके बाद रोडी उसे नई टांग भी दिखाता है, जिसे उसी ने फिक्स किया था। डेब रोडी से बहुत इम्प्रेस थी। अब हमें रात को रोडी और डेब एक साथ दिखते हैं। दूसरी तरफ डेब और बटिस्टा एक क्राइम सीन पर जाते हैं, जहाँ एक औरत की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। लाश एक बाथटब में थी और उसके पास एक गन पड़ी थी। बटिस्टा, सुसाइड का मामला लगता है। डेक्स, नहीं, ज्यादातर गन से सुसाइड आदमी ही करते हैं। औरतें कलाई काटकर नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करती हैं। बटिस्टा, लेकिन पिछले साल हमारे यहाँ ऐसे कई केस आए थे। बटिस्टा, काफी अमीर औरत लगती है। डेक्स, जो पहले ऐसे केस आए थे क्या वो भी अमीर औरतें ही थी? बटिस्टा, शायद वो थी। डेक्स सोचता है, चलो मुझे मेरा काम तो मिला। अब डेक्स पुलिस डिपार्टमेंट में बैठा सुसाइड फाइल्स देख रहा था, जो पिछले साल की थी। उसे फाइल्स में एक अजीब बात दिखती है। सभी सुसाइड करने वाली औरतें एक ही थेरेपिस्ट के पास जाती थी, डॉक्टर एमिट। इसके बाद डेक्स एमिट का रिकॉर्ड चेक करता है और सोचता है, कोई आपराधिक मामला नहीं, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, एकदम साफ सुथरा आदमी। लेकिन साफ सुथरा तो मैं भी हूँ, इस एमिट से एक बार तो मिलना ही पड़ेगा।
अब डेक्स थेरेपिस्ट एमिट के पास जाता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। एम, यहाँ क्यों आए? डेक्स, मेरा दोस्त मर गया। डेक्स सोचकर कहता है, उसने सुसाइड की। डेक्स आगे कहता है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? एम, सच बताओ, यहाँ क्यों आए? डेक्स, बताया तो है। एम, मुझे लगता है तुम मुझे देखने आए हो। डेक्स उसकी बात सुन प्रभावित होकर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। तभी दरवाजा खटखता है और एम लंच लेने चला जाता है। तभी डेक्स सोचता है, ध्यान से डेक्स, बंदा चालाक है। इसके बाद डेक्स रात को चोरों की तरह एम के ऑफिस में आता है और वहीं टेबल पर पड़े एम के लैपटॉप को चेक करता है। वो लैपटॉप में कुछ औरतों की वीडियोस देखता है जिनमें एम उनसे बातें कर रहा था। डेक्स बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखता है और सोचता है, जो औरतें इस पर यकीन करती हैं ये उन्हीं को कमजोर बनाता है। उनकी मदद करने के बदले ये उन्हें सुसाइड का रास्ता दिखाता है, उन्हें मरने के लिए मोटिवेट करता है। वाह मिस्टर एम, ये सबसे अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने। अगले दिन डेक्स फिर से एम के घर आता है और दोनों बातें करते हैं। कुछ देर बाद एम उठकर जाने लगता है, लेकिन डेक्स उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसी के घर में अपना किलिंग रूम तैयार कर लेता है। डेक्स कहता है, तुम्हारा गुनाह यही है कि तुम हिम्मती महिलाओं को कमजोर बनाते हो, जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। डेक्स उसे मार देता है, काट देता है, चीर देता है। जो कहना है कह लीजिए, पर सच तो यही था कि डेक्स ने कचरा साफ कर दिया था। इसके बाद डेक्स सोचता है, जो लोग सीधे हमारी सोच पर असर डालें, हमारी सोच को बदलने की कोशिश करें, उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बीमार मानसिकता अच्छे भले दिमाग को खत्म कर सकती है। अगले दिन पुलिस डिपार्टमेंट में डेब डेक्स को एक लेटर पढ़कर सुनाती है, हमें तुम्हारे पिता की मौत का अफसोस है। फिर डेब कहती है, हैरी तो 10 साल पहले ही मर गया था। डेक्स, ये हैरी के लिए नहीं, जोसेफ के लिए है। ये चिट्ठी वसीयत है। डेव, वो तुम्हारा असली पिता नहीं हो सकता। ये कहकर डेव वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रीटा और डेक्स जोसेफ के घर के बाहर देखते हैं, जो अब डेक्स को वसीयत में मिल चुका था। वो दोनों घर के अंदर आते हैं, लेकिन डेक्स घर को देखकर ज्यादा खुश नहीं था। रात को डेव और रोडी भी डेक्स के नए घर आते हैं। डेक्स रोडी की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर रोडी उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे बहुत दिनों से मिलना चाहता था। दरअसल डेक्स वसीयत में मिले घर को देखने और बाकी तीनों वीकेंड मनाने यहाँ आए थे। अगले दिन डेक्स एक हॉस्पिटल में जाता है जोसेफ की बॉडी को देखने। दरअसल वो जोसेफ को अपना पिता नहीं मान रहा था, लेकिन जब उसकी नजर जोसेफ की एल्बो पर बने टैटू पर पड़ती है तो उसे थोड़ा सा शक होता है कि उसने ये टैटू बचपन में कहीं देखा है। वो डॉक्टर को कहता है, मैं अपने पिता के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ, जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डेक्स जल्दी से वही अलमारी में से एक इंजेक्शन निकाल कर जोसेफ का ब्लड सैंपल लेता है। फिर वो मसूका को फोन करके कहता है, मैं तुम्हें 2 ब्लड सैंपल भेज रहा हूँ और तुम्हें इनका डीएनए टेस्ट करना है। रात को डेक्स और बाकी सभी घर में जोसेफ के सामान को देखकर उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। रोडी के हाथ एक पुरानी म्यूजिक डिस्क लगती है, जिसे चलाकर वो और डेब डांस करने लगते हैं। अगले दिन मसूका डेक्स को फोन करता है, लेकिन उसका फोन डेब उठा लेती है। मसूका उसे बताता है कि डीएनए मैच हो गया है, यानी जोसेफ ही डेक्स का बायो फादर है। डीएनए वाली बात जानकर डेब डेक्स से बहुत नाराज होती है, क्योंकि उसे लगा था कि डेक्स ने हैरी को अपना पिता कभी नहीं माना और मौका मिलते ही अपने पिता को ढूंढने लगा। लेकिन डेक्स उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हैरी ही मेरा सब कुछ था और सब कुछ है। इसके बाद डेक्स घर के गैराज में सामान देख रहा था और तभी उसे पड़ोस में एक ओल्ड लेडी दिखती है। डेक्स भागकर उसके पास जाता है ताकि जोसेफ के बारे में कुछ जान सके। डेक्स, क्या जोसेफ के घर में कोई आता जाता था? लेडी, मैंने कभी नहीं देखा। डेक्स, ध्यान से सोचिए, कोई तो आता होगा। लेडी, रुको, जरा सोचने दो, यहाँ केबल मैन आता था। डेक्स, वो कैसा दिखता था? लेडी, उसके बाल काले थे और वो दुबला पतला सा था। इधर रात को पुलिस डिपार्टमेंट में मारिया और जेम्स किलर के बारे में बात कर रहे थे कि क्या किलर कभी पकड़ा भी जाएगा या नहीं। अगले दिन सुबह डेक्स और बाकी तीनों अपने अपने पुराने घर वापस जा रहे थे, क्योंकि वीकेंड खत्म हो चुका था। ओल्ड लेडी रोडी को देखकर उसे केबल मैन पुकारती है, लेकिन सभी अपने अपने घर अपने अपने काम पर उसे बिना सुने ही चले जाते हैं। डेक्स अपने पुराने घर आता है जहाँ ब्लड कलेक्शन थी। रीटा अपने बच्चों के पास आ जाती है। डेब पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाती है और रोडी सीरियल किलर वो भी अपने काम पर लग जाता है। आखिरी पार्ट में हम देखेंगे कि डेक्स्टर सीरियल किलर रोडी को कैसे पकड़ता है और जानेंगे रोडी लोगों को क्यों मारता था।